जैसे कि आज देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, राइट टू फ्रीडम। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है राइट टू फ्रीडम अंडर फंडामेंटल राइट्स, यानी हमारा सेकंड राइट टू फ्रीडम। जो हमने 6 पढ़े थे ना, उसमें सेकंड राइट टू फ्रीडम। पहला हो गया है राइट टू इक्वलिटी, ये सेकंड पार्ट है हमारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 19 से हम बात करेंगे। आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 क्या कहता है? राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम आप समझते होंगे। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 हमें बताता है, ठीक है। इसके अंडर हमें 6 राइट्स मिलते हैं। आर्टिकल 19 के अंडर आप सब याद रखेंगे 6 राइट्स। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 के अंडर हमें 6 राइट्स मिलते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं अभी। 6 राइट्स। नंबर 1, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये हमारा फर्स्ट राइट है। ये बेसिकली क्या होता है? हमें प्रोटेक्शन देता है। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स रिगार्डिंग दीज, ठीक है। आर्टिकल 19 बेसिकली अगर कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म में हम पढ़े तो उसको कहा जाता है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स रिगार्डिंग। फिर आगे हम पार्ट्स डिस्कस कर लेंगे, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सेकंड, फर्स्ट हो गया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ओके। फ्रीडम टू असेंबल, फ्रीडम टू असेंबल सेकंड। विदाउट आर्म्स, यानी हम लोग इकट्ठे हो सकते हैं लेकिन विदाउट वेपन्स, ओके। थर्ड है फ्रीडम टू फॉर्म यूनियंस, हम यूनियन बना सकते हैं। फ्रीडम टू फॉर्म यूनियंस, थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट, फ्रीडम टू मूव इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। टू मूव इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये 4 पॉइंट्स हो गए। फ्रीडम टू मूव इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब हम इसका 5th पॉइंट डिस्कस करेंगे। यहाँ कर लेते हैं इसको 5th पॉइंट को। 4 पॉइंट तो ये हो गए। 5th पॉइंट,
फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी ऑक्यूपेशन, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी ऑक्यूपेशन। ओके, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी ऑक्यूपेशन। फर्स्ट सम अप कर लेते हैं एक बार। आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि हमारा पहला पार्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सेकंड हमारा फ्रीडम टू असेंबली विदाउट आर्म्स, यानी हम असेंबल हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के साथ विदाउट आर्म्स, विदाउट वेपन्स। थर्ड फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, यूनियंस को एसोसिएशंस भी कहा जा सकता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट फ्रीडम टू मूव इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसको हम विद इन भी बोल सकते हैं। विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया हम कहीं भी मूव कर सकते हैं और कहीं भी, इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं, सेटल भी हो सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं और कहीं भी हम अपना घर बना सकते हैं, यह हमें राइट है, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर, जैसे कि जो हमारे आर्टिकल 371, 372, 373 जो उनके अंडर है, रिजर्व 370, यानी आर्टिकल 370 आपने सबने पढ़ा होगा, जम्मू एंड कश्मीर का जो था। तो आर्टिकल 370 तो अब नेगलेक्ट हो गया है, रिमूवल कर दिया उसको कॉन्स्टिट्यूशन से, लेकिन आर्टिकल 371, 372 अप टू 10 स्टेट्स अभी भी ऐसी हैं हमारी जहाँ कुछ रिजर्व्ड एरियाज़ हैं जहाँ आप नहीं जा सकते, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, अदरवाइज आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी रह सकते हैं, ठीक है, कोई आपको रोकेगा नहीं, आपका राइट है ये। फिफ्थ पॉइंट है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी ऑक्यूपेशन, आप कहीं भी रहकर कुछ भी ऑक्यूपेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, वकील बन सकते हैं, कोई टीचिंग कर सकता है कुछ, या कोई और ऑफिसर बन सकता है, तो कोई आपको बैन नहीं करता किसी चीज़ के लिए, आपके पास ये राइट है आर्टिकल 19 के तहत। ओके, कुछ इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 20 यानी प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कनेक्शन फॉर ऑफेंसेस, प्रोटेक्शन in respect of conviction for offenses, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस आर्टिकल 20, यानी यह हमें प्रोटेक्शन देता है स्पेसिफिक, इसमें कुछ लिमिट्स हैं कि उन्हीं चीज़ों पे हमें प्रोटेक्शन देता है। आइए बात करते हैं उसके बारे में, जैसे कि इसमें सब पार्ट्स हैं। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इससे आप क्या समझते हैं? नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी कि उस टाइम जो लॉ कमीशन के बनने से पहले था, तो उस टाइम जो लॉ था उसके अकॉर्डिंग ही पनिशमेंट मिलेगी, उससे ज़्यादा कम फालतू नहीं। और इस लॉ के अकॉर्डिंग, इस लॉ से पहले
अर्लियर देन दिस लॉ, इससे पहले अगर कुछ मतलब मान लो ये आपका एक एग्जांपल के तौर पे अगर समझाना चाहें तो एक स्टेट में कोई इलेक्शन चल रहा है, उस टाइम कोई लॉ इलेक्शन कमीशन ने पास कर रखा है कि ऐसे कोई मूवमेंट नहीं होगी, तो उसके तहत फर्स्ट पॉइंट में सज़ा मिलेगी अगर कोई इसको वायलेट करता है तो, ठीक है। सेकंड में अगर कोई लॉ, इसी का जो सेकंड पार्ट है, अगर कोई लॉ बना हुआ है और कोई उसको वायलेट करता है या उससे पहले लॉ लगने से पहले कुछ वायलेशन होता है, तो इसके अकॉर्डिंग इसमें पनिशमेंट के ऑप्शंस हैं, ठीक है। और एक इसमें पॉइंट है, जैसे कि मैंने बताया कि स्टेट में लगा हुआ है कोई लॉ, उसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट, लेकिन इसमें ये भी ऑप्शन है कि जो मान लो लॉ में इसमें 2 साल की आपको पनिशमेंट मिली हुई है, इस लॉ में 2 साल की पनिशमेंट दे रखी है, तो इस लॉ में ये ऑप्शन भी है कि इस लॉ की पनिशमेंट से ज़्यादा पनिशमेंट भी आपको मिल सकती है, ठीक है। यानी इस लॉ में 2 साल लिखी हुई है लेकिन आपको 4 साल की भी मिल सकती है, ये यानी फिक्स है, इसको हम बोल सकते हैं फिक्स, बट ये इसका एक्सेप्शन है, आप याद रखेंगे, ठीक है। 4 साल की भी पनिशमेंट मिल सकती है, ये इस लॉ में प्रोविज़न है, ओके। अब बात करते हैं थोड़ा सा, इसमें और भी ऑप्शंस हैं कुछ। ये तो नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ हो गया, ठीक है। नो डबल जियोपार्डी, नो डबल जियोपार्डी से आप क्या समझते हैं? जैसे कि मान लो किसी को 1 साल की सज़ा मिली है, यानी अपन बोल सकते हैं इसको 1 ईयर पनिशमेंट, किसी क्राइम के रिगार्डिंग, ठीक है। 1 ईयर पनिशमेंट फॉर क्राइम, ठीक है। इसको अगेन कोई पनिशमेंट नहीं मिल सकती इस स्पेसिफिक क्राइम के रिगार्डिंग। क्राइम यानी कि हमने लिया मर्डर, तो इसको सज़ा मिली, इसको जो पनिशमेंट मिली इसको 1 साल की मनी, मर्डर के केस में, ठीक है। मर्डर के केस में इसको 1 साल की पनिशमेंट मिल गई, तो कोर्ट ने लिख दिया, ठीक है, इसका केस। तो इस स्पेसिफिक इसी केस में, मर्डर के केस में, इसको अगेन पनिशमेंट नहीं मिल सकती, ठीक है। इसको याद रखेंगे आप। इस सेम क्राइम में यानी आप किसी को 2 बार सजा नहीं दे सकते, 1 बार ही सजा मिल सकती है एक क्राइम के रिगार्डिंग, ठीक है। ये याद रखेंगे, बहुत जरूरी है। नो डबल जियोपार्डी, इस वर्ड को रखेंगे, नो डबल जियोपार्डी, सिर्फ 1 बार सजा, यानी इसको लिखें 1 बार सजा, ओनली, ओके। तो आप इस सब को बोलेंगे, सिर्फ ये याद रखेंगे, 1 बार सजा मिलेगी सिर्फ किसी एक क्राइम के लिए, 1 ही बार सजा है हमारे कानून में, बार बार नहीं दे सकते उसको सजा। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी एग्जाम्पल पे ले, ये कोई एक्यूज्ड है,
यानी क्रिमिनल्स। ये कोई एक्यूज है, इसका मतलब बता रहा हूँ आपको, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन से आप क्या समझते हैं। कोई एक्यूज है वो क्रिमिनल है, ओके, क्रिमिनल को एक्यूज बोलते हैं कोर्ट लैंग्वेज में। तो क्रिमिनल है उसको गवाह नहीं बना सकते आप। गवाह अगेंस्ट हिमसेल्फ। ये वर्ड याद रखेंगे, गवाह अगेंस्ट हिमसेल्फ। कोई भी एक्यूज किसी केस में, यानी अगर मैं अपनी बात करूं, मान लो मैंने कोई क्राइम किया है और पुलिस ने मेरे को पकड़ के मजिस्ट्रेट के सामने पेशी दे दिया, तो वो मुझे अपने खिलाफ विटनेस नहीं बना सकते, ओके। क्योंकि जैसे विटनेस पेश करना पड़ता है कि मान लो मैंने इस बंदे ने क्राइम किया भाई, ये बताने के लिए, हाँ, कि कोई विटनेस आके, कोई थर्ड पर्सन आके मुझे बोल दे जज के सामने कि इसने ये क्राइम किया है, ओके, उसको बोलते हैं विटनेस। लेकिन यहाँ पे जो एक्यूज्ड है उसकी बात हो रही है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी हम खुद को, यानी जो हमारे वकील हैं वो खुद को, जो क्रिमिनल है उसको खुद का विटनेस नहीं बना सकते, ओके, खुद का गवाह, खुद के अगेंस्ट नहीं बना सकते, गवाह खड़ा नहीं कर सकते उसको, ओके। ये पॉइंट आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये आर्टिकल 20 हमें समझाता है, ओके। कुछ डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में। अब बात करते हैं आर्टिकल 21 की। आर्टिकल 21 से आप क्या समझते हैं? आर्टिकल 21 आर्टिकल 21 के बारे में बात करते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 कहता है, यहाँ लिखते हैं हम, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यानी आपकी लाइफ की प्रोटेक्शन, ये आर्टिकल करता है लाइफ की प्रोटेक्शन आपकी, यानी प्राइवेसी, आपके फ्रीडम, इसमें मैक्सिमम कवरेज हो गया इसका, लिबर्टी का मतलब, ठीक है, ये लिबर्टी का मतलब। ये दो आपको लाइफ, आपकी लाइफ की गारंटी देता है, आपको प्रोटेक्ट करता है, कोई आपको मार नहीं सकता है, और दूसरा आपकी प्राइवेसी और फ्रीडम, आपके फ्रीडम की गारंटी देता है। आर्टिकल 21 हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट राइट है, इसको इमरजेंसी के दौरान भी कोई आपसे छीन नहीं सकता है, ठीक है। कुछ हम बात करेंगे इसके रिगार्डिंग, कुछ स्पेसिफिक, जब हम इमरजेंसी प्रोविजंस डिस्कस करेंगे। तो ये आप याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आपका, ठीक है, आर्टिकल 21। इसके अंदर एक सब पार्ट भी है 21A। वो क्या कहता है हमें? एजुकेशन फॉर ऑल, यानी पढ़ाई सबका मूलभूत अधिकार है, ओके, यानी पढ़ाई सबके लिए है, कोई किसी का इसमें किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है कि भाई तुझे पढ़ाई नहीं करने देंगे हम, ठीक है। ये उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ओके। अब इसमें हम बात करेंगे, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा यहाँ, साथ साथ थोड़ा सा बता देते हैं, आगे थोड़ा सा इसमें स्पेसिफिक वीडियो बना देंगे। ये जो राइट है आर्टिकल 21, सिटीजन्स को
अवेलेबल है एंड नॉन सिटीजन्स को आर्टिकल 21 सबके यानी फॉरेनर्स के लिए भी और हमारे जो इंडियन सिटीजन्स हैं बाय बर्थ उनके लिए, दोनों के लिए अवेलेबल रहता है आर्टिकल 21। ठीक है, मैंने आर्टिकल 21 की बात करी है, यहाँ 21A की बात नहीं करी। जो हमारे आर्टिकल 21 यानी सिटीजन्स के लिए भी अवेलेबल है, फॉरेनर्स के लिए भी अवेलेबल है, ये आप पॉइंट याद रखेंगे। इसमें दो केसेस और हैं जो आप इसके बारे में हम आगे जब केसेस डिस्कस करेंगे तब बताएंगे। मेनका केस फर्स्ट हो गया, ठीक है। सेकंड केस है गोपालन केस। मेनका केस 1978, गोपालन केस, ये दो केसेस इसके रिगार्डिंग आर्टिकल 21 के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं एजुकेशन फॉर ऑल। ये 86 CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने ऐड किया। कौन से ईयर में? 2002 में। ठीक है, ये 2002 आप लिखेंगे यहाँ। इसने ये आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21A को ऐड करा, यानी 21A को सब पार्ट बनाया एजुकेशन फॉर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने। ओके, अब 86 CA ने और कुछ भी करा था, अभी यहीं बात कर लेते हैं इसका थोड़ा सा। आर्टिकल 45 को इसने चेंज किया, यानी उसकी कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज थी पहले कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको चेंज कर दिया, उस लैंग्वेज को चेंज करा। और आर्टिकल 51A जो कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं, उसमें एक 11th ड्यूटी ऐड कर दी, एडिड, जो किसके रिगार्डिंग है? एजुकेशन के रिगार्डिंग ही है। पहला इसने चेंज किया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, आर्टिकल 21 ऐड किया 21 में फंडामेंटल राइट्स में। ठीक है, आर्टिकल 21A आपका फंडामेंटल राइट है, यानी आपको एजुकेशन से कोई पीछे नहीं हटा सकता एजुकेशन लेने से। सेकंड इसने किया आर्टिकल 45 जो कि हमारा DPSP भी है, उसकी लैंग्वेज चेंज कर दी। ओके, थर्ड फंडामेंटल राइट, हमारी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं आर्टिकल 51A के तहत, तो उसमें इसने 11th ड्यूटी ऐड कर दी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 ने। ठीक है, लेकिन ये तीनों जो प्रोविजंस इसने दिए वो किससे रिलेटेड है? एजुकेशन से रिलेटेड है। ओके, ये हमारा आर्टिकल 21 था। आर्टिकल 22 की हम बात करते हैं। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, यानी इसमें दो टाइप की डिटेंशन होती हैं, इसकी टाइप्स हैं डिटेंशन की। फर्स्ट
एक पुनिटिव, एक प्रिवेंटिव। पुनिटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन। ओके, ये डिटेंशन की टाइप्स है। यानी हम पुनिटिव से क्या समझते हैं? आफ्टर ट्रायल, आफ्टर ट्रायल ऑफेंस कमिटेड। बिफोर ट्रायल ऑफ कोर्ट। यानी पुनिटिव और प्रिवेंटिव में सिंपल सा डिफरेंस है। ये हम यानी हमें तब लगाया जाता है, हम किसी कोई क्रिमिनल है मान लो, या कोई बंदा है, पुलिस को लगता है कि ये बड़ा क्राइम कर सकता है, तो उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत पुलिस उठा लेगी। ओके, बिफोर ट्रायल, ठीक है, उस पर कोई ट्रायल एग्जीक्यूशन नहीं होगा, कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं लगेगा, उसको एज प्रिवेंटिव यानी मेजर, प्रिवेंटिव मेजर्स के तहत उसको उठा लेगी कि आगे ये बंदा ये क्राइम ना करे। मान लो कि कोई किसी का मर्डर प्लान कर रहा है, तो प्रिवेंटिव के तहत पुलिस उसको उठा लेगी ताकि ये किसी का मर्डर ना कर पाए। पुनिटिव में क्या है कि कोई बंदा है, उसने मर्डर कर दिया है, उसका ट्रायल चल रहा है कोर्ट में, ठीक है, ये पुनिटिव है। इतना सा डिफरेंस है बस, माइनर सा, कि आफ्टर ट्रायल ऑफेंस कमिटेड, उसको उठा लिया क्राइम के बाद, लेकिन ये क्राइम से पहले है, यानी प्रिवेंटिव यानी बिफोर क्राइम। प्रिवेंटिव यानी कि आफ्टर क्राइम। बस ये शब्द आप याद रखेंगे दोनों के लिए। आप कोई भी स्टेटमेंट आ जाए इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। प्रिवेंटिव यानी कि बिफोर क्राइम, पुनिटिव यानी कि आफ्टर क्राइम, ठीक है। ये आर्टिकल आपका इसके बारे में, क्योंकि ये थोड़ा सा आर्टिकल काफ़ी बड़ा वाइड फील्ड है इसका रिगार्डिंग कोर्ट से रिलेटेड, तो इसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में एक स्पेसिफिक वीडियोस बनाएंगे जो भी थोड़े लंबे आर्टिकल्स हैं। ओके, तो होप आप सबको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। बाकी आपको कोई डाउट्स वगैरह हैं तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक था। धन्यवाद।